नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह और कड़वाहट की। छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के पूरे नाम अभी तक नहीं आए हैं और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ भी कांग्रेस के भीतर ही कलह शुरू हो गई है। राजनांदगांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दास वैष्णव राजनांदगांव के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही उबल पड़े। वैष्णव ने मंच से भूपेश बघेल को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 5 साल हमारी सरकार रही, एक भी कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ, सिर्फ प्रताड़ित किया गया। इसके बाद पार्टी ने वैष्णव को नोटिस करके जवाब भी देने की बात कही, लेकिन विरोध के स्वर अन्यत्र ही सुनाई दे रहे हैं। बहुत से नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और बहुत से पार्टी छोड़ने के इंतजार में हैं। कांग्रेस की दुर्गति पर तंज कसते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है जिसमें छेद हो गया है, पानी भर रहा है, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। इस माहौल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 21 और 22 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। क्या सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में बिखरती कांग्रेस को समेटने की कोशिश करेंगे और साथ ही चुनाव से पहले कांग्रेस की इतनी सुस्त चाल क्यों है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और इतना बिखराव है कि मतलब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या है। ये आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन अति आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वो ऐसी ही बात करते रहें और ऐसी आत्मयुद्ध रहें। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर काम करती है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देने के लिए, हम युवाओं के लिए काम करने के लिए और महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए हमने योजना बनाई है, उसमें हम काम करते रहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो चेहरे हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो अब भी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। अब ऐसे में लगातार सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इस बार कैसी स्थिति रहेगी और बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा है। मैं तारुफ करवा देती हूँ। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं, एतराम साहू भाजपा प्रवक्ता और विष्णुदेव बाबा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत हम वरिष्ठ पत्रकार के साथ में ही करूंगी। गंगेश जी, अगर हम देखें फिलहाल की स्थिति में तो भाजपा एक ही लिस्ट में अपने 11 लोकसभा प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करी जाए तो देखिए 2 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अब भी पूरे प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पाई है और चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन रणबांकुरे कहां हैं कांग्रेस के ये नहीं पता है। अब ऐसे में किस प्रकार की स्थिति आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कांग्रेस की, और क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी भाजपा इस मामले में शुरू से स्ट्रांग रही है और जल्दी उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, जबकि कांग्रेस मामले में पिछड़ गई है। और यही नहीं कि अभी जो फील्ड में भी चीजें आ रही हैं उसमें भी देखिए लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के मुखिया रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भूपेश बघेल जी को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में बाहरी कह के बोल दिया गया। तो इस तरह के क्या विरोधाभास जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत मुझे लगता है कि बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति कांग्रेस की। अगर लोकसभा चुनाव के अभी तक के ट्रेंड को देखा जाए तो हमेशा 9 या 10 सीटें ऑलरेडी भाजपा को जाती है हर बार, चाहे कांग्रेस सरकार रहे तो भी 9 सीटें पिछली बार ले गई थी लोकसभा में भाजपा। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस इस तरह से लेट करेगी या अपने रणबांकुरों को मैदान में उतारने में टाइम लगाएगी, फील्ड में इस तरह से अगर व्यवस्था गड़बड़ाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस को
और भाजपा ने तो दूसरी तरफ क्लीन स्वीप का नारा देके रखा है। उन्होंने समय से पहले अपने सारे 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए। सारे लोग मैदान में उतर के प्रचार कर रहे हैं और अभी आधे कैंडिडेट उनको पता भी नहीं कि कौन उतरने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा कांग्रेस को। जल्दी जल्दी घोषणा करना चाहिए, अपने एजेंडे क्लियर करना चाहिए और सारी चीजों पे एकजुट होकर मेहनत के साथ तो क्या मैदान में लगता है उतरना चाहिए। गंगेश जी कि आखिर इतना इंतजार कांग्रेस क्यों करवा रही है? आखिर कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही? 2023 का विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस की स्थिति देखी गई। अब ऐसे में तो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाजपा से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देनी थी और उन्हें चुनावी मैदान में उतार कर प्रचार भी करने के लिए कह देना था। लेकिन अभी तक देखें तो डेट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस का आता पता नहीं कि आखिर प्रत्याशी इन 5 लोकसभा सीटों पर कौन होंगे। देखिए, प्रत्याशी को लेकर लगातार विरोधाभास कांग्रेस में चल रहा है। भूपेश बघेल भी लगातार बोल रहे थे कि मैं कैंडिडेट नहीं बनना चाहता, और भी लोगों की जब नाम घोषित नहीं हुआ, तो समय की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी की स्थिति कांग्रेस के अंदर। मुझे लगता है कि कैंडिडेट चयन करने में इसीलिए बहुत समय लग रहा है। और दूसरी बात, अभी जिनको दमदार कैंडिडेट कहा जा रहा है, वो कैंडिडेट उस स्तर का मिलना भाजपा के मुकाबले कठिन है। मुझे लगता है यही वजह है कि मुझे जिनके अप्रोच किया जा रहा होगा वो मना कर रहे होंगे, तो उनको मनाने में, उनको राजी करने में इसमें समय काफी कुछ लग रहा है। ये मुझे बड़ी वजह लगती है। जी बिल्कुल, इस पर विचार करने की भी जरूरत है। ठीक है, मैं कांग्रेस से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। विष्णुदेव बाबा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो फिलहाल बीजेपी के द्वारा लगातार निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस पर, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है जिसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता, और यही वजह है कि लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो भाजपा की सदस्यता लेते जा रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की डूबती हुई नैया को कौन बेड़ा पार करेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो हो एक परिवार है, और परिवार में सभी लोगों को अपना बोलने का अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्था है जिसमें कार्यकर्ताओं को भी उनका बात रखने के लिए माइक दी जाती है, मंच दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, नेता उनका सुनता है। लेकिन इससे ये स्केल बिल्कुल इतर भारतीय जनता पार्टी में, यदि कार्यकर्ता, आपने कभी देखा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीधे माइक लेकर के अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने इस तरीके की बातें कर सके या अपने मन की बातें रख सके। उन्हें तो हम तो पिछले कई समय से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि सिर्फ 2 लोग ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलते हैं, पीएम और अमित शाह जी। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को बोलने नहीं दिया जाता है। विदेश का दौरा हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, विदेश मंत्री विदेश नहीं जाते हैं, रक्षा मंत्री रक्षा की बात नहीं करते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी की बातें नहीं करते हैं। सारी बातें देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आती है तो वो प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो कांग्रेस डूबती हुई नैया है, यह कहना तो सरासर गलत है। कांग्रेस का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। हमने कई सारे चुनाव इस देश के अंदर जीते हैं, और इस देश की जो मजबूत स्थिति में आज कहीं हिंदुस्तान खड़ा दिखता है, उसमें कांग्रेस की महती भूमिका रही है। कांग्रेस की एक मजबूत योगदान रहा है देश को मजबूत बनाने में। विरोधाभास क्यों देखने को मिल रहा है आखिर कांग्रेस में, कि चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या नेता हो, वो नाराजगी बयां करते हुए नजर आते हैं? क्या वाकई में 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने पदाधिकारियों पर, कार्यकर्ताओं पर, जिसकी वजह से आज ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान नहीं दिया, ये तो कहना गलत होगा। ध्यान नहीं दिया तो आप उसे कहिए ना। हम लोग तो मान के चलिए 33 सीटों पे तो हैं, लेकिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य है सुरेंद्र दास वैष्णव, उनका तो यही कहना है कि 5 साल तक के कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कार्यकर्ता निराश थे और कार्यकर्ताओं को पूछा तक नहीं गया। अब चुनाव आया, लोकसभा चुनाव, तब जाके कार्यकर्ताओं की मदद मांगी जा रही है। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनती है। नहीं सुनती तो उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता कि प्रदेश की लीडरशिप के सामने उस तरीके से बोल पाए। तो कांग्रेस में कितनी छूट दी जाती है कार्यकर्ताओं को, वो एक उदाहरण है जो राजनांदगांव वाली जो घटना हुई। और निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई शिकायतें होंगी तो उस पे हमारे पीसीसी अध्यक्ष, बाकी सब चीज लोग गौर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये छूट कहीं कांग्रेस को ना ले पार्टी में डूबे, ये एक बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए खड़ी हो सकती है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। एहतराम जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेती हूँ। एहतराम जी, इस बार आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये टारगेट कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर हम सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति जांजगीर चांपा में बीजेपी की है, जहां 8 विधानसभा सीटें थी, जिनमें से एक भी विधानसभा सीटें भाजपा नहीं जीत पाई है।
एहतराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ विष्णु जी का। विष्णु जी, आपके द्वारा लगातार कई सारी बातें कही जा रही है, विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार क्या रणनीति रहेगी? आखिर कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है कि 5 लोकसभा सीटों पर अब तक आपने अपने प्रत्याशियों के चेहरे स्पष्ट नहीं किए हैं? देखिए, हमारे प्रत्याशी जल्द ही सामने होंगे। जल्दी ही हम लोग एक अच्छा जो हमारे 5 सीटें बाकी हैं उस पे हम लोग प्रत्याशी उतारने वाले हैं। और जो प्रथम चरण में जहां पे चुनाव होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे ऐसे सीटें हैं जहां पे अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं, हम पूरे देश भर की अगर बात करें तो। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो हमारे प्रत्याशी जल्दी ही हमको देखने को मिलेंगे। और लेकिन प्रत्याशी भले मैदान में नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये बात जनता को मालूम है। और हमारे कार्यकर्ता लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अपनी जो हमारी 5 वादे हैं जो जनता से हमने जो न्याय की बातें कह रही हैं, वो जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। और जनता के बीच में उसे काफी लोकप्रियता भी मिल रही है, जनता ने उसे सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। जनता उसे उत्सुकता से सुनना भी चाह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या लेकर के योजना आई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों के लिए और आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम करने वाली पार्टी रही है। और भारतीय जनता पार्टी इससे इतर अमीरों की पार्टी बनकर के उभरी है। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में हम लोग जल्दी ही प्रत्याशी देंगे और इस परिणाम भी आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। आप जल्दी तो बोल रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो देखिए, चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, सारी स्थिति स्पष्ट है, भाजपा छत्तीसगढ़ को लेकर स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस में अब भी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें बस्तर की, तो देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर एक ऐसी सीट है, बस्तर और कोरबा, जो कि कांग्रेस के पास में आई थी, लेकिन इस बार अपने बस्तर पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं की है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी दीपक बैच पर कांग्रेस दाव लगाती हुई नजर आएगी या कोई दूसरा प्रत्याशी होगा? देखिए, असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रत्याशी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। असमंजस की स्थिति कहीं पे नहीं है। और जल्दी ही प्रत्याशी 1-2 दिन के भीतर हम लोग देखेंगे कि प्रत्याशी हो सकता है आज शाम को या कल दोपहर तक प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाए। देखिए, सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के प्रभारी है, उनके द्वारा एक बात कही गई थी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही यात्रा पहुंचेगी उनके जाने से पहले हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट कर देंगे। यात्रा चली गई है, यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के चेहरे साफ नहीं हुए। इसलिए जनता भी सवाल कर रही है, भाजपा भी सवाल कर रही है, और मैं भी आपसे यही सवाल करूंगी। बस जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी आ जाएंगे। हो सकता है आज रात को भी आ जाए या कल आ जाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी आज और कल में आने की संभावना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि इस बार कांग्रेस क्या कुछ कमाल कर पाती है। ठीक है, एहतराम जी हमारे साथ में जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। एहतराम जी, मैंने जैसा कि पहले भी पूछा था कि जांजगीर चांपा में विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति काफी खराब है, क्योंकि अगर हम जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती है और 8 की 8 कांग्रेस ने जीती है और भाजपा यहाँ पर 0 है। ऐसे में आप क्लीन स्वीप कैसे करेंगे? अनुपमा जी नमस्कार। जी विष्णुदेव जी, गंगेश जी, और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है ना अनुपमा जी? जी आ रही है। अनुपमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता को एक परिवार मानती है, पूरे प्रदेश की जनता को एक परिवार मानती है और एक ध्येय को लेकर चुनाव लड़ती है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मौके पे अलग अलग राग नहीं अलापती। उनका एक ही ध्येय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ कार्य करती है। विगत 10 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, चूंकि यह राष्ट्र का चुनाव है अनुपमा जी, इसलिए छत्तीसगढ़ के किस विधानसभा में हमारे विधायक हैं और किस विधानसभा में हमारे विधायक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये राष्ट्र का चुनाव है। इसलिए राष्ट्र के चुनाव में जो पिछले 10 साल के कार्यकालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारत देश विकास किया है, उनके कारण ये छत्तीसगढ़ प्रदेश अव्वल प्रदेश बना है। सशक्त किसान, समृद्ध भारत, सशक्त बनती भारत की अमृत पीढ़ी और सशक्त भारत में रहने वाले हर वर्ग के जीवन को सफल बनाने का जो काम किया है, हम उसी ध्येय से और उसी को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए कौन से विधानसभा में हमारी कितनी सीटें हैं, कौन से विधानसभा में कितनी सीटें नहीं है, ये हमें महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है एहतराम जी? क्योंकि विधानसभा क्षेत्र आता है लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर रही हूँ, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे में चुनाव कैसे जीतेगी, क्लीन स्वीप कैसे करेगी? भाजपा का तो एक लक्ष्य है ना।
अनुपमा जी, प्रदेश का चुनाव हो गया, ये राष्ट्र के लिए चुनाव है। राष्ट्र के चुनाव के अलग मुद्दे हैं और विगत 10 सालों में जो मोदी जी के कार्यकाल में इस भारत देश का जो विकास हुआ है, हमारी भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचे है, भारत देश का हर वर्ग विकास किया है, भारत देश में गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है। और अभी विष्णुदेव जी बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को माइक लेकर बोलने का अधिकार नहीं होता। विष्णुदेव जी, आपको बता दूं, हम तो एक सरपंच को लोकसभा में प्रत्याशी बना है, हमने एक सरपंच को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस अभी तक 6 सीट के बाद 5 सीट निर्णय नहीं कर पा रहे किसको दे। आपके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए इंकार कर रहे हैं, हमारे छोटे से कार्यकर्ता सरपंच पंच जैसे लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी हर अगर आप हर कार्यकर्ता पदाधिकारी का सम्मान करते हैं तो फिर ऐसे में जो कांग्रेस से आए उन्हें लोकसभा प्रत्याशी क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सरगुजा से चिंतामणि महाराज को अपने प्रत्याशी बनाया जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए, और अगर हम सरगुजा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी थी विधानसभा चुनाव में। तो ऐसा क्या हुआ कि जो गैर, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिसने अभी अभी भाजपा की सदस्यता ली है उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है? ऐसे में तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई ऐसे पदाधिकारी नेता है जो कि दाव ठोक रहे थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या माना जा सकता है कि उनकी उपेक्षा हुई है? बिल्कुल नहीं अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, अनुशासन में रह के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो एक होता है और हर कार्यकर्ता का एक महत्व होता है। एक प्रत्याशी अगर वो सांसद बन जाता है तब भी हमारे जो और कार्यकर्ता है उनकी अहमियत कम नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अनुशासन में रह के काम करते हैं। देखिए, आप अनुशासन बता रहे हैं काम को, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें विष्णु जी की तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाजपा में डर है इसलिए कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी खुलकर नहीं बोल पाता है। एतराम जी, आप यहाँ पर अनुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं विष्णु जी की बात करें तो उनका ये कहना है कि भाजपा में तमाम जो प्रत्याशी है पदाधिकारी है वो खुलकर नहीं बोल पाती। अनुशासन नहीं बल्कि डर है। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, यही बात मैंने पहले कहा कि हमारे में हर कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता, जब मोदी जी से डायरेक्ट लाइव कास्ट होता है तो हमारे छोटे से कार्यकर्ता अपने मन की बात मोदी जी से करते हैं। हमारे छोटे से कार्यकर्ता अमित सिंह जी से अपनी बात कह देते हैं, हमारे छोटे से कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कह देते हैं, हमारे छोटे से कार्यकर्ता प्रदेश के अध्यक्ष से अपनी बात कह देते हैं। पर हमारे पार्टी में एक अनुशासन है, एक दायरे में रह के हम बात करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। ठीक है, बस्तर और कोरबा आप कैसे जीतेंगे? अगर रणनीति बनाई है तो कहीं ना कहीं 2019 में ये कांग्रेस के पास थी, अब क्या लगता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार भाजपा की होने वाली है? विगत 10 सालों में मोदी जी ने जो इस भारत देश को समृद्ध बनाने के कार्य किया, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी हमारा समृद्ध हुआ है। उन समृद्धि को पूरे देश की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश के लिए बात है और इस देश के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भी अपना योगदान देगी और हम 11 के 11 सीटों में एक अच्छे वोटों से जीतेंगे। ठीक है, मैं विष्णु जी का रुख कर लेती हूँ। विष्णु जी, यहाँ पर तो क्लीन स्वीप की बात कर रही है भाजपा, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कितनी लोकसभा सीटें जीत सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत हम लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, जैसे मोदी जी की बात कर रहे हैं तो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की जो गारंटियां थी वो जुमलों में तब्दील होती हमने देखी। आप रोजगार की बात कर लीजिए, आप महंगाई कम करने की बात कर लीजिए, आप अच्छे दिन लाने की बात कर लीजिए, आप 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की जी तो कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, गरीबी की मार दूर हुई है, ये सारी चीजें तो उनके द्वारा कही गई है। सच्चाई से आप भी वाकिफ होंगी मैडम, घर आप भी चला रही होंगी, एतराम जी भी घर चला रहे होंगे, हमारे पत्रकार सर बैठे हैं वो भी घर चला रहे होंगे, सारे दर्शक जो बैठे हैं जो देख रहे हैं हमें, वो सभी लोग अपना घर चला रहे हैं। क्या महंगाई कम हुई या नहीं हुई है विष्णु से मत पूछिए। हो सकता है मैं अगर बोलूंगा तो लगेगा कि कांग्रेसी ये कैसा बोल रहा है। आप जाकर के पब्लिक से पूछिए, आप अपने आप से जवाब लीजिए कि क्या देश में पिछले 10 वर्षों में महंगाई कम हुई है। तो आपका अंतरात्मा से जो आवाज आएगा वो आवाज होगा कि नहीं, देश में महंगाई कम नहीं हुई है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है। आप पीएम केयर फंड की बात कर लीजिए, इस पीएम केयर फंड में चीन से पैसा आता है, आप उस पर आज तक जांच नहीं कराते हो। आप लोग जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इनका जो निकलता है उसमें पाकिस्तान से फंडिंग लेने की बात सामने आती है, उस पर बात नहीं करते हैं। कोरोना आपदा में जो ये लोग सीरम इंस्टीट्यूट से जो पैसा लेते हैं,
देश में अनेकों हार्ट अटैक आए, ये लोग रद्दी वैक्सीनेशन करवा दिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। उस पे इन लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से घूस लेकर के, पैसा लेकर के उसकी जांच नहीं कराते हैं। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQAIR, इसने दुनिया भर में सर्वे किए और दुनिया भर के 100 प्रदूषित शहरों में भारत के 83 शहरों को स्थान दिया। टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 43 हिंदुस्तान के शहरों को स्थान दिया, और उन 43 में से 17 तो वो थे जो आपकी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आते थे। जब 10 साल पहले 2014 में आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोगों को जाकर के बता रहे थे, लोगों से वोट मांगने का आपका तरीका था कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट दीजिए, हिंदुस्तान को हम विश्व गुरु बना करके दिखाएंगे। 2024 में भी जब आप लोग वोट मांग रहे हो तो आप लोग कह रहे हो कि हम हिंदुस्तान को ठीक है, विश्व मैं गुरु एतराम बना जी करके से इसका दिखाएंगे। जवाब ले तो लेती पिछले हूँ। 10 एतराम जी, वर्षों में आपके द्वारा आपने क्या लगातार किया? उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर विष्णु जी आपकी सरकार की खामियां गिना रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि विश्व गुरु के नाम से पिछले 10 वर्षों में इन्होंने क्या किया? 2014 में भी बोलते थे कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, 2024 में भी विश्व गुरु बनाएंगे। ठीक है, एतराम जी इसका जवाब दे दीजिए। विश्व गुरु होता क्या है? अनुपमा जी, विश्व गुरु जो भारत की जो बद से बदतर स्थिति कर दिए थे, धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर रही है और आज भारत विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। अभी विष्णु जी महंगाई की बात कर रहे थे, 2014 में महंगाई दर क्या था अनुपमा जी? 9.5% था। आज महंगाई दर 4.25% है। तो महंगाई दर कहीं ना कहीं, महंगाई के आंकड़े हमारी इनकम और महंगाई के दोनों के हिसाब से ये दर बनता है ना। और अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात कर रहे थे हमारे विष्णु जी, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 17 राज्य और 303 लोकसभा सीटें हमारे पास है। उसके बाद 65,000 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को मिला। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 62,000 करोड़ का इनका ये एक अलग तर्क हो जाता है। एतराम जी, आप ये भी तो देखिए कि 27 दल है, 27 दल है, उसको आप अपनी एक पार्टी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो कुतर्क है ना, ये तो आप कुतर्क कर रहे हैं साहू जी। आप ये बताइए मुझे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने परोसना चाह रहे हैं क्या? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो आप लोगों को जो फर्जी ज्ञान, झूठा ज्ञान जो दिया जाता है, उससे आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं क्या? जनता को आपने मूर्ख समझ के रखा हुआ है क्या? देखिए, जब आप मेरे तरफ झांकेंगे तो आप अपने तरफ भी झांक के देखिए ना। आपने जब पैसा लिया तो वो पैसे के आप हिसाब नहीं देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के पैसे की बारी आएगी तो आप हिसाब लेंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की आपने प्रोटेक्शन मनी ली है अपराधियों से, आपने प्रोटेक्शन मनी ली है अपराधियों से, आपने सीरम इंस्टीट्यूट से प्रोटेक्शन मनी ली, आपने प्रोटेक्शन मनी ली है कई सारे अपराधियों से, आपने सीरम इंस्टीट्यूट से प्रोटेक्शन मनी ली है। काफी कमी है, मैं सीधे अब रुक कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गंगेश जी, आपने भाजपा कांग्रेस दोनों को ही सुना, दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, और अगर फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखा जाए तो इस बार कैसी स्थिति नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन इसकी स्थिति को देखा जाए तो 2000 अगर हम बात करें 2004, 9, 14 और 19 लगातार यहां पर भाजपा जीतती नजर आई। तो इस बार कितना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है भूपेश बघेल के सामने भाजपा का ये दाव? देखिए, निश्चित तौर पर संतोष पांडे पिछली बार भी सांसद रहे हैं, तो इस बार भी इनको फिर से उतारा गया है। लेकिन लास्ट टाइम भाजपा ने एक बड़ा प्रयोग किया था, सारे सांसदों के टिकट काट के उन्होंने नए सिरे से सारे लोगों के टिकट नए कैंडिडेटों को टिकट दिया था, और वो प्रयोग इतना सफल रहा कि भाजपा की 9 सीट वापस आई थी, जबकि कांग्रेस 68 सीटों में विधानसभा जीत कर आई थी। और कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि पिछले लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके बावजूद 9 सीट अगर भाजपा लेके आती है तो मैं ये समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो पब्लिक है वो एकदम, उनका माइंडसेट है कि कौन से चुनाव में कैसे वोटिंग करना है जी। इस चुनाव में निश्चित तौर पर माइंडसेट है उनका कि केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए अगर आप केंद्रीय नेतृत्व में जाएंगे तो फिर वही बात होगी कि मोदी जी और उनका जो स्टैंड एकदम क्लियर है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन अभी भी पूरी तरीके से पटरी पे नहीं आए हैं, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी कैंडिडेट के तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन अब भी इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता क्या कुछ फैसला करती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनता की, तो यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता काफी समझदार है, उसे पता है कि राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे कौन कौन से होते हैं और उसी के आधार पर वोट देती है। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी? क्या 11 की 11 सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी या फिर कांग्रेस इस बार थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।